5 बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और सफल हुए आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं घनश्याम तिवारी जी। राजस्थान की सियासत का वो कद्दावर नाम जिसके इशारे के बिना कभी राज्य बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता था। घनश्याम तिवारी जी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने राजस्थान की माटी में बीजेपी का पौधा सींचा था। 6 बार के विधायक, राज्य सरकार में ताकतवर कैबिनेट मंत्री और संघ के पुराने दुलारे। लेकिन हुजूर, राजनीति में जब आला कमान की नई कलम चलती है तो पुराने वफादारों के नाम सबसे पहले काटे जाते हैं। जब राज्य के नेतृत्व से इनकी तनातनी बढ़ी तो इन्हें किनारे लगाने का खेल शुरू हुआ। अब जरा सोचिए, जो नेता 40 साल से पार्टी का मजबूत खंभा रहा हो, क्या वो खामोशी से अपना राजनीतिक कत्ल होता दिखेगा? बिल्कुल नहीं। घनश्याम तिवारी जी ने 2018 में बीजेपी को ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज दिल्ली तक गई। इन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी अलग भारत वाहिनी पार्टी बनाई और सीधे मैदान में कूद पड़ी। चुनाव में भले ही सीटें नामिनी हों, लेकिन इन्होंने बीजेपी के केडर वोट बैंक में ऐसी जबरदस्त सेंध लगाई कि आलाकमान की गणित के सारे पन्ने उड़ गए। 2019 में भी कांग्रेस में शामिल हुए और खुलकर हमला बोला, पर असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी था। बीजेपी को जल्द ही एहसास हो गया कि राजस्थान के ब्राह्मण वोट बैंक और पुराने कैडर पर घनश्याम तिवारी जी की पकड़ अभी भी मजबूत है। पार्टी समझ गई कि इस दिग्गज को बाहर रखना राजनीतिक आत्महत्या है। फिर क्या था? दिसंबर 2020 में बीजेपी ने अपनी गलती सुधारी और घनश्याम तिवारी जी की बड़े सम्मान के साथ पार्टी में घर वापसी कराई। बात यही नहीं रुकी। जून 2022 में बीजेपी ने इन्हें सीधा राज्यसभा सांसद बनाकर संसद के उच्च सदन में भेज दिया। जिस नेता को साइडलाइन करके निपटाने की तैयारी थी, उसी नेता ने अपनी स्वतंत्र ताकत के दम पर पार्टी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं राजनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। नंबर 4 पर आते हैं एकनाथ खड़से जी। महाराष्ट्र बीजेपी के वो बाहुबली नेता जिन्होंने उत्तर महाराष्ट्र के कोने कोने में पार्टी का झंडा गाड़ा था। 40 साल तक एकनाथ खड़से जी ने सड़कों पर पसीना बहाया, लाठियां खाई, विपक्ष के नेता बने और 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पद की रेस में इनका नाम सबसे आगे था। लेकिन सत्ता का स्वाद बड़ा अजीब होता है। कुर्सी मिलते ही ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया कि जमीन घोटाले के आरोप लगाकर रातों रात खड़से जी से मंत्री पद छीन लिया गया। पार्टी के राजनीतिकारों को लगा था कि 40 साल पुराना सिपाही है, कहाँ जाएगा, कोने में बैठकर आंसू बहाएगा और शांत हो जाएगा। पर क्या एक स्वाभिमानी नेता अपने घर में बेगाना बनकर रहना बर्दाश्त करेगा? एकनाथ खड़से जी ने जो कदम उठाया, उसने महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण ही उलट दिए। 2020 में इन्होंने 40 साल पुराना नाता एक झटके में तोड़ दिया और सीधा शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया। अब जरा ठहरिए, शरद पवार जी सियासत के वो उस्ताद हैं जो दुश्मन के मुहरे से ही सहमत का खेल खेलते हैं। पवार साहब ने बिना वक्त गवाए एकनाथ खड़से जी को सीधा विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी बना दिया। इसके बाद खड़से जी ने जो दांव चला, उससे बीजेपी के पसीने छूट गए। जैसे जलीस गांव और जलगांव बेल्ट में बीजेपी आंख बंद करके जीतती थी, वहां खड़से जी ने अकेले दम पर बीजेपी के वोट बैंक की जड़ें हिला दी। जो नेता कभी बीजेपी का सबसे मजबूत किला था, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। नंबर 3 पर आते हैं यशपाल आर्य जी। उत्तराखंड की राजनीति में अगर किसी को किंग मेकर और हवा का रुख सबसे पहले भांपने वाला मौसम वैज्ञानिक कहा जाए तो वो हैं यशपाल आर्य जी। यशपाल आर्य जी उत्तराखंड के सबसे बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं, जिनका हर सीट पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। 2017 में जब पूरे राज्य में बीजेपी की लहर थी, तब एक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई और सीधे कैबिनेट मंत्री की लाल बत्ती वाली गाड़ी में सवार हुए। लेकिन राजनीति में जो समय रहते भावी खतरे को पहचान ले, वही असली खिलाड़ी होता है। 2021 के अंत तक यशपाल आर्य जी को समझ आ गया कि बीजेपी के भीतर उनके जनाधार का इस्तेमाल तो पूरा हो रहा है, लेकिन संगठन के फैसलों में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही जिसके भी हकदार हैं। फिर क्या था? 2022 चुनाव से ठीक 5 महीने पहले इन्होंने वो फैसला लिया जिससे देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। क्या आप सोच सकते हैं कि चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी सरकार में कोई चालू कैबिनेट मंत्री अपना पद छोड़ दे? यशपाल आर्य जी ने एक झटके में मंत्री पद की कुर्सी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दोनों को लात मार दी।
राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि यशपाल आरजी का करियर खत्म हो गया। लेकिन जब 2022 के चुनावी नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए। जब कांग्रेस राज्य का चुनाव हार गई, वहीं यशपाल आरजी ने बाजपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को धोबी पछाड़ देते हुए शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस ने भी देर नहीं की। उन्हें तुरंत उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की ताकतवर संवैधानिक कुर्सी पर बैठा दिया। कल तक चुनिंदा सरकार में एक मंत्री थे, आज पूरे राज्य में सरकार की नाक में दम करने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। नंबर 2 पर आते हैं नाना पटोले जी। नाना पटोले जी राजनीति के वो निडर नेता हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का मादा रखते हैं। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तब नाना पटोले जी ने भंडारा गोंदिया सीट से बीजेपी के टिकट पर एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को भारी अंतर से हराया था। लेकिन नाना पटोले जी के खून में जी हुजूरी करना लिखा ही नहीं था। सांसद बनने के बाद जब उन्हें लगा कि किसानों के मुद्दों पर सरकार का रवैया ढीला है और बड़े नेताओं के सामने छोटे प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो उन्होंने किसी की परवाह किए बिना सीधे शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल दाग दिए। अब जरा सोचिए, 2017 का वो दौर जब बीजेपी अपने पराक्रम के शिखर पर थी, क्या कोई हंसते हंसते सांसद पद का इस्तीफा देने की हिम्मत कर सकता था? नाना पटोले जी ने बिना किसी डर के अपनी सांसद की कुर्सी और बीजेपी दोनों को ठुकरा दिया। वे कांग्रेस में शामिल हुए और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साकोली सीट से धमाकेदार जीत दर्ज की। पर असली खेल तो चुनाव के बाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते ही नाना पटोले जी को सीधे महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया। इसके बाद कांग्रेस ने उन पर जो दांव लगाया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। आज नाना पटोले जी महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे आक्रामक और बेबाक कप्तान हैं। जिस नेता को बीजेपी में दबाने की कोशिश की गई थी, वही आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बनकर खड़ा है। नंबर 1 पर आते हैं लक्ष्मण सावदी जी। अगर आपको यह समझना हो कि किसी नेता का व्यक्तिगत जनाधार पार्टी के चुनाव चिन्ह से कितना बड़ा होता है, तो लक्ष्मण सावदी जी की कहानी से बेहतर कोई मिसाल नहीं मिलेगी। लक्ष्मण सावदी जी कर्नाटक बीजेपी के वो कद्दावर लिंगायत नेता थे जिन्होंने येदियुरप्पा जी के कंधे से कंधा मिलाकर दक्षिण में पार्टी का पहला किला फतेह किया था। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके थे। लेकिन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाईटेक रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल। उन्होंने लक्ष्मण सावदी जी का टिकट ही काट दिया। आलकमान को लगा कि सावदी जी पुराने कार्यकर्ता हैं, थोड़ा रूठेंगे फिर शांत होकर घर बैठ जाएंगे और दूसरों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन हुजूर, जब किसी जन नेता के स्वाभिमान पर चोट होती है तो वो पूरी की पूरी बाजी पलटने की ताकत रखता है। अब जरा टाइमिंग का खेल देखिए। चुनाव सिर पर थे, नामांकन में कुछ ही दिन बचे थे। लक्ष्मण सावदी जी ने बिना एक पल बर्बाद किए बीजेपी को अपना इस्तीफा थमाया और सीधे कांग्रेस के खेमे में एंट्री मार ली। कांग्रेस ने हाथों हाथ उनका स्वागत किया और अथड़ी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। और फिर 2023 के नतीजों वाले दिन जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया। लक्ष्मण सावदी जी ने अपने विरोधी को 70,000 से भी ज़्यादा वोटों के विशाल अंतर से धूल चटा दी। सिर्फ अपनी सीट ही नहीं, लक्ष्मण सावदी जी ने इस एक फैसले ने पूरे बेलागावी क्षेत्र की 10 से 12 सीटों पर बीजेपी के समीकरण ऐसे बिगाड़े कि पूरे कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सावदी जी ने साबित कर दिया कि असली ताकत पार्टी के निशान में नहीं, बल्कि जनता के दिल में जगह बनाने वाले नेता में होती है।